ये एक संयोग ही है अद्भुत कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ और उसके साथ साथ यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल भी पूरे हो रहे हैं। हम में और आप में से कई लोगों ने, सर वो याद होगा आपको केशव जी की डबल डोज वैक्सीन का, तो वही डबल डोज एक कह सकते हैं। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, आपने बहुत व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। और केशव जी के लिए ज़रा जोरदार तालियां भी हो जाएं, लगे तो जहाँ केशव जी बैठे हुए हैं। केशव जी को बताइए कि अभी चूंकि चर्चा प्रधानमंत्री ने भी संसद में की महाकुंभ की, मॉरिशस के राष्ट्रपति के यहाँ गए तो आपके संगम का जल लेकर के गए, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं राहुल गांधी का एक बयान सुन रहा था, अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा था। ऐसा लगता है ना कि महाकुंभ को लेकर राजनीति भी बहुत है। आप लोग भी उसमें हैं, ऐसा क्यों लगा कि क्रेडिट लेने की होड़ और फिर उससे कि राजनीतिक फ़ायदा लेने की बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो दिव्य, भव्य, अद्भुत और अलौकिक आध्यात्मिक महाकुंभ पूज्य संतों के, श्रद्धालुओं के वहाँ पर 66 करोड़ से अधिक की संख्या में आगमन के कारण से सफलता के शिखर को छुआ है। जिन लोगों का भी उसमें योगदान है उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर को भी प्रयागराज में आकर के महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम सारी परियोजनाओं को लोकार्पित करने का काम किया था, और फिर 5 फरवरी को आकर के वह महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का भी काम किया था। और यह कुंभ ऐतिहासिक रहा है, जिसकी चर्चा हमारे प्रदेश में ही, देश में ही नहीं बल्कि आज पूरे दुनिया के अंदर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में महाकुंभ में को लेकर के अपना वक्तव्य देने का काम किया, जिससे हम सबकी छाती और भी चौड़ी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ का महत्व तो बहुत है ही, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संसद में वक्तव्य दिया उससे और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम 2025 के महाकुंभ से भी और बेहतर 2031 के अर्धकुंभ को भी करने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2025 में जो आपने महाकुंभ किया उसको ले जाना चाहते हैं 2027 तक, जब चुनाव है यूपी में? देखिए, जो लोकतांत्रिक देश है यहाँ चुनाव तो होते ही रहते हैं, और पहले लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, 2024 में ही अक्टूबर में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ तीसरी बार भाजपा सरकार बनी। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनी। फिर उसके पश्चात दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली प्रदेश का, वहाँ भी भाजपा की सरकार हमारी आ चुकी है और अच्छे से काम कर रही है। तो चुनाव तो जब भी होंगे, देश की जनता यह समझ गई है कि विकास, सुशासन, सुरक्षा और देश की प्रगति और जो प्रदेश है उन प्रदेशों की प्रगति डबल इंजन सरकार से हो सकती है। इसलिए तीसरी बार 2027 में प्रचंड बहुमत से, मतलब 2017 में जितने बड़े नंबर से हम लोग जीते थे उससे भी अधिक नंबर से हम 2027 का विधानसभा चुनाव जीत करके तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और इससे ही, जो आपने पहले शुरू में श्री अखिलेश यादव जी का नाम लिया, श्री राहुल गांधी जी का लिया, इन लोगों को बेचैनी इसी बात की है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, उनकी नैया डगमगा रही है, डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी तो समाप्तवादी पार्टी, यानी उनका सूर्य ही अस्त होने वाला है। प्रयागराज के महाकुंभ में जिसमें 66 करोड़ लोग डुबकी लगाने आए हों, और उसको एक राज्य की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वो यूपी के सांसद श्री अखिलेश यादव जी, जो सपा के अध्यक्ष भी हैं, वह कहते हैं हम उनके बयान का समर्थन करते हैं, और पूरे महाकुंभ के दौरान केवल अफवाह फैलाते रहे, उल्टे सीधे बयान देते रहे, जो कभी भी कोई श्रद्धालु उनको क्षमा नहीं करेगा, इसकी सज़ा उनको जरूर मिलेगी। पर वो भी तो स्नान करने गए थे आप उनके, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने एक बात कही
यूपी पुलिस की भी तारीफ की और वो कहे कि हम तो सलाह दे रहे हैं। आज भी जो लिखा उन्होंने कहा उन्होंने कि 1000 के करीब में लोग लापता हैं। तो विपक्ष का तो काम है ना कि वो आलोचना करेगा, कमियां गिनाएगा, बताएगा। आप भी विपक्ष में रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसा सलाहकार जिसको मिलेगा उसकी लुटिया डूबनी पक्की है। हमें उनकी सलाह नहीं चाहिए, और वह जो सलाह दे उसके तथ्य दे। वह 1000 किस अधिकार से बोले, किस प्रमाण से बोले, कहाँ से उनको यह सूची मिली वो बतावें। वो समाजवादी पार्टी के गुंडे तो नहीं लापता हो गए, उनकी बात तो नहीं बता रहे हैं वो। श्री अखिलेश यादव जी को महाकुंभ की ABCD नहीं मालूम है। उनके सरकार के समय भी 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उन्होंने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को कुंभ की जिम्मेदारी सौंप करके जाकर के कुंभकर्णी निद्रा में सो गए थे। उस समय दुर्घटना हुई थी, लेकिन उस समय कितने लोग आए थे और आज कितने लोग आए। एक दुखद घटना हुई है, हम लोगों को उसका बहुत अफसोस है, लेकिन उस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की लगातार कोशिश किया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, TMC ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कि जैसे लगा कि महाकुंभ मतलब एक खतरे का स्थान हो गया है। लेकिन उनके गाल पे एक तरह से श्रद्धा का करारा तमाचा पड़ा, क्योंकि उनके दुष्प्रचार के कारण श्रद्धालुओं का आना नहीं रुका, महाकुंभ में भीड़ का आना नहीं कम हुआ, और आंकड़े सारे रिकॉर्ड जो अब तक के बने थे उन सब रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना, जिसकी पूरे विश्व में, पूरे देश में और सभी देश के अलग अलग प्रदेशों में सराहना हो रही है। तो आप लोग महाकुंभ के जो गाथा है, मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसा हो रहा है, खत्म हो गया, फिर भी आप लोग उसके माहौल को, उसको बनाए रखना चाहते हैं। विपक्ष कहता है कि ना ये लोग इसके बहाने वोट लेने की ये कोशिश है, किसी को माहौल को बनाए रखिए। ये लोग ऐसे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के विषय को लेकर के भी इसी प्रकार की बातें करते थे कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे TMC को, सब कहते थे रामलला हम आएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दिया तो सारे गायब हो गए। रामलला का भव्य मंदिर बन गया, आज वहाँ करोड़ों लोग आकर के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। उसी प्रकार से यह महाकुंभ को लेकर के बातें कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो सरकार उस अच्छे काम से जनता को अवगत कराने का अगर कार्य कर रही है तो इनको तकलीफ क्यों होती है, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये तो इनको खुशी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते इनको भी महाकुंभ का प्रचार करना चाहिए। महाकुंभ कोई भाजपा का आयोजन तो था नहीं, वो तो अनंत काल से होता आ रहा है। हमने उन सपा की सरकार के समय या कांग्रेस की सरकारों के समय जो अव्यवस्था होती थी, उस अव्यवस्था को हमने व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, जो इनको सहन नहीं हो रहा, इसलिए ये परेशान है। दूसरी बात ये थी कि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अभी संघ की तरफ से औरंगजेब को लेकर भी बयान आया, आपने सुनील आम्बेकर जी को सुना होगा। ये जो आप लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं प्रयोगशाला, कभी अकबर, कभी औरंगजेब, ये क्या मतलब हमेशा हिंदुत्व का वो गरमाते रहना चाहिए? ये क्या मतलब, इसकी कोई ज़रूरत है? क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के लोग ही वहाँ गए थे, आप उसको जानते हैं, सालों तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसकी क्या ज़रूरत है? जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत तो पूजनीय है आप सबके लिए, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं। देखिए, जहाँ तक क्रूर आक्रांता औरंगजेब की बात है, तो औरंगजेब की बात हमने नहीं शुरू की, ये समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने शुरू की। अगर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान शासक बताया जाएगा, भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका करारा जवाब दिया जाएगा, और इस प्रकार की चीज़ें यह देश स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, श्री अखिलेश यादव जी का बयान मैं इतिहास के पन्नों में पीछे ले चलता हूं आपको। मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करने वाले कौन थे? जिन्ना की प्रशंसा तो भाजपा में भाजपा नहीं करती है, कर चुके हैं। भाजपा नहीं करती है, ये श्री अखिलेश यादव जी ने किया था कि जिस कॉलेज से उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया था, जिन्ना का नाम लिया था और कहा कि पढ़े हैं, वहीं से वह भी पढ़े हैं। तो यह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी कोई बात न करे,
उसके साथ अन्याय हो तो उस पर कोई सामने न खड़ा हो। अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं, राम जन्मभूमि के साथ खड़े हैं, सफल महाकुंभ के साथ खड़े हैं, तो इनको तकलीफ क्यों होती, मैं इनसे पूछना चाहता नहीं हूं। नहीं, अखिलेश जी ने तो इतना ही कहा था, अखिलेश यादव ने, कि इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? तो ये श्री अखिलेश यादव जी को तो इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि क्या अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर बना हुआ वो ढांचा कलंकित जो बाबरी के नाम से जाना जाता था, वह बाबर के सेनापति मीर बाकी खान ने नहीं तोड़ा था। उस पर कभी समर्थन क्यों नहीं किया? उस पर रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों। मैं सवाल करने एनडीटीवी के मंच से, आपने बहुत अच्छा कहा है, श्री राहुल गांधी जी महाकुंभ को लेकर के टिप्पणी की, उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्पणी किया कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अब उनको कौन बताए आस्था और गरीबी और देश का विकास, ये सब अलग अलग विषय। कांग्रेस के कई बड़े नेता, आपने भी देखा होगा, दिग्विजय सिंह से लेकर सचिन पायलट तक, सब लोग तो वहां कुंभ में डुबकी लगाए थे। नहीं, जो फर्जी जनेऊधारी श्री राहुल गांधी डुबकी लगाने नहीं गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो डुबकी लगाने तो बहुत लोग नहीं गए, तो आस्था का सवाल उसमें क्या है? जो गया, जो नहीं गया। जो सवाल उठाने वाले हैं उस सवाल का जवाब, वह लगातार सवाल उठाते रहे। ये सब चुनावी लाभ के लिए। मैंने देखा है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे सपा के नेता हों, चाहे रजत के नेता हों, ये कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी अपने को जनेऊधारी नहीं बताते थे। यह जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और प्रदेशों में सरकारें बनना मोदी जी के प्रति विश्वास के आधार पर शुरू हुआ, तब ये मंदिर भी जाने लगे, जनेऊधारी भी बताने लगे, महाकुंभ में डुबकी भी लगाने लगे। लेकिन इनको लगा कि अब वोट बैंक का क्या इनका झगड़ा है आपस में, इंडी गठबंधन जो तितर बितर हो गया है, उस तितर बितर के कारण सब वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का तो एक ही नारा है राजनीति के क्षेत्र में, जब चुनाव में जाते हैं 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये जो आप कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आपको याद होगा, स्मरण होगा, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा हैं, एक बार उन्होंने विवादास्पद बयान दिया। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। सतीश गौतम जी, आप भी सांसद रहे, वो भी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भाई होली मनाने से कोई रोका तो उसको ऊपर पहुंचा देंगे। मैं कुछ नाम बता रहा हूं। एक केतकी सिंह हैं, विधायक हैं, रघुराज सिंह को लोग जानते नहीं थे, अचानक से उनका ऐसा बयान आया। केतकी सिंह कहती है अस्पतालों में मुसलमानों की, क्या आप लोग मुसलमान मुक्त यूपी चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा ना मुसलमान मुक्त यूपी चाहते हैं, ना देश चाहते हैं। कोई भी अगर व्यक्तिगत तौर से इस प्रकार का बयान दिया तो उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास करते हुए, जब से प्रदेश में हमारी सरकार 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, विपक्ष के पास अगर हिम्मत है तो आकर के डिबेट कर लें कि 8 वर्षों में प्रदेश के अंदर और लगभग 11 वर्षों में देश के अंदर विकास में जो बिना भेदभाव के सरकार की उपलब्धियां हैं, कांग्रेस की सरकार के समय केंद्र में और सपा बसपा की सरकार के समय प्रदेश में, कभी सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, भेदभाव हुआ था। और हम दावा करते हैं, अगर उनके पास आप किस भेदभाव की बात? किसी भी विकास की योजना में, गरीब कल्याण की योजना में, महिला सशक्तिकरण की योजना में, युवाओं को रोजगार देने की योजना में, किसान कल्याण की दृष्टि से योजना में भेदभाव हुआ? हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। ये भेदभाव जो सबका साथ सबका विकास पे आपने सवाल किया, मैं उस सवाल के जवाब में आपको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई बयान दिया होगा, कोई बयान देता है, उस बयान पे मैं कोई जवाब दूँ इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे अपेक्षा यही रहती है कि वो बयान संतुलित रूप से दे। जो बयान अगर देना भी है तो वह बयान संतुलित दे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछिए। आप अखिलेश यादव से उम्मीद करते हैं कि जब अबू आजमी कुछ बोलते हैं औरंगजेब का जिक्र, तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे? अपनी पार्टी में कोई उससे भी विवादास्पद बयान बोलता है तो आप अपेक्षा करते हैं कि नहीं बोलना चाहिए? दोहरे मापदंड नहीं हुए? हमारे यहाँ कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस मर्यादा की रेखा को उल्लंघता है तो बहुत उच्च स्तर से भी ये संकेत किए जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं कि हमें इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने अबू आजमी के बयान का विरोध करने की छोड़िए, उनका समर्थन करने के लिए मैदान में उतर आए थे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो 2012 से 2017 का शासनकाल रहा है, मैं उस समय विधायक था, मैं उनके शासनकाल को देखा हूँ।
पूरा उत्तर प्रदेश दंगे की आग में झुलस रहा था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, जमीनों पर कब्जा करना माने कि विशेषाधिकार समाजवादी पार्टी के गुंडों का हो गया था। लेकिन आज हमारी सरकार में अगर सुशासन है, विकास हो रहा है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनके और हमारे शासन में अंतर के कारण हम दूसरी बार प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। तीसरी बार हम 2027 में फिर जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद हमारे डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बल पर मिलेगा। आपका और अखिलेश जी का कुछ स्पेशल कनेक्शन भी है क्या? नहीं, मेरा अखिलेश जी का बस इतना ही कनेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ, वो समाजवादी पार्टी के एक परिवार विशेष के अपने को यह समझते हैं, जैसे देश में गांधी खानदान ये समझता है कि देश की सत्ता पर बने रहना उनका विशेषाधिकार है, वैसे श्री अखिलेश यादव समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सत्ता पर उनका विशेषाधिकार है। उनको कोई पिछड़े वर्ग का नेता विशेष तौर से अगर आगे बढ़ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। श्री राहुल गांधी जी को भी यही बीमारी लगी हुई है कि देश में एक गरीब माँ बाप का बेटा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गया। मैं इसीलिए अखिलेश यादव का जिक्र कर रहा था कि आप उनको बहुत याद आते हैं। मैं हाल फिलहाल में देख रहा था, जब भी उनसे सवाल किए जाते हैं तो आपका जिक्र आ जाता है। अभी कुछ हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी स्थिति तो गवर्नमेंट सर्वेंट जैसी हो गई है, वो डिप्टी सीएम थोड़े ही हैं। देखिए, उन लोगों को अहंकार है। हम लोग सदन में हो और चाहे आपके साथ मंच मीडिया के साथ बातचीत में हो, चाहे किसी सभा में भाषण देना हो, हम लोग आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं। लेकिन उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो घमंड में, अहंकार में भरे रहते हैं। वो सदन में भी किस प्रकार से मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया। डिबेट करने की अगर हिम्मत नहीं है तो यार भाषा का तो संयम रखो, लेकिन वो न सदन में भाषा का संयम रखते हैं। केशव प्रसाद को जो संवैधानिक दायित्व पे है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हूँ, अब मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बता करके वो क्या कहना चाहते हैं। किसी पत्रकार मित्र ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं शूद्रों की बात नहीं करता, मेरे बारे में जब सवाल पूछा, मतलब अपमान करने में वह कोई कमी नहीं रखते। लेकिन मैं उनके अपमानजनक शब्दों का उनकी भाषा में जवाब कभी नहीं देता। मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारी गाली का जवाब प्रदेश की जनता कमल का फूल खिला करके और साइकिल को पंचर करके सफाई विदा करके देने का काम करेगी। ये मैं जरूर उनके लिए कहता हूं। मुझे याद है कि जब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे यूपी में, साल 2017 की बात है, 300 पार का नारा दिया था। हम लोग थे उस वक्त, बड़ी हंसी आई थी, तो क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का कैसे हो सकता है। 2017 में 300 पार हुआ। 2014 में आपकी लोकसभा की सीटें 72 थी। 2019 72 नहीं 73 थे। 73 थी। 2017 जब आया तो फिर आपकी सरकार बन गई। 2022 में समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ गई। 2019 में रही तो उनकी उतनी ही, आपकी कम हो गई। फिर 2024 आते हैं, आपको 29 सीटों का नुकसान हो गया। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जिनके खिलाफ बोल रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड, गणित के मामले में, सीटों की संख्या के मामले, वो लगातार बढ़ रहा है, यूं ऐसे करके ग्राफ। आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है। आप ट्रैक रिकॉर्ड 2022 और 24 का ही क्यों देख रहे हैं? 2014 से शुरू करिए ना। 2014 मैं 2014 से शुरू किया। 2014 में हम 73 जीते, 2017 में 325 जीते, 2019 में 64 जीते, 2022 में 271 जीते। हाँ। 2024 में हमारी सीटें लोकसभा में उनके झूठ के कारण से लोगों को गुमराह करके कि भाजपा आएगी तो 400 पार जीतेगी, तो संविधान खत्म कर देगी, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण छीन लेगी, जो दुष्प्रचार किया, इसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन झूठ कितनी देर टिकेगा? उनके गुब्बारे की जो हवा थी वो निकल गई। और उसके बाद हम लोग लगातार हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक 3 चुनाव जीत चुके हैं। बिहार जीतने जा रहे हैं। एक झारखंड छूट गया। एक छूट गया तो इसका मतलब 100% हम नहीं मानते, लेकिन वहाँ मुख्य विपक्षी दल कौन है? हम वहाँ पर सरकार बनाने की ओर अग्रसर थे। थोड़ी चूक हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा करेगी और आगे आने वाले चुनाव में भाजपा वहाँ पर विजय पताका फहराएगी। लेकिन देश में जहाँ भी चुनाव होते हैं हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और हमारी पार्टी चुनाव लगातार जीत रही है। लेकिन जो हमारे विरोध में लड़ने वाले हैं, राज्य में हो, क्षेत्रीय दल हो या देश में कांग्रेस राष्ट्रीय दल के नाते लड़ रही हो, लेकिन उनको तो लगातार पराजय दर पराजय दर पराजय का सामना करना पड़ रहा है। हमें विजय
पर विजय मिल रही है। इसलिए 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव जी अर्धशतक भी नहीं लगा पाएंगे, ये मैं आज यहाँ घोषणा कर सकता हूँ। नोट कर लिया जाए ये बात। हाँ, नोट कर लिया जाए। और ये जो मैं कह रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, हाँ जो नहीं लोग जरूर हैं। सुन रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं, जो करोड़ों देख रहे हैं दर्शक टीवी पर जुड़े होंगे वह भी सुन रहे हैं। और अर्धशतक नहीं बना पाएंगे क्योंकि लोग गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, चिकित्सा चाहते हैं, वो भाजपा दे सकती। मैं लौट के फिर आऊँगा उसी बात पे कि 17 में 300 पार, 22 में 200 पार, ये तो घट रहा है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, घंटी बज रही है कि भाई गड़बड़ है कुछ। आपको लगता है सब चीज़ें ठीक हैं बीजेपी में? हमें सब पता है कैसे इनकी सीटें बढ़ गई थी और जो हमारी कमियां थी उसे हम दूर कर चुके हैं। जिस दिन भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में 300 पार फिर भाजपा सरकार, यह नोट कर लीजिए। क्योंकि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वह काम बिना भेदभाव के, गरीब से गरीब व्यक्ति, आज उसकी स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार नहीं थी तो गरीबों के आवास नहीं बन रहे थे, गरीबों की स्वास्थ्य सुविधाएं उनको जो मिलनी चाहिए नहीं मिल रही थी, यहाँ की सड़कों के हाल बद से बदतर हो गए थे, बिजली एक सप्ताह 4 घंटे के लिए रात में, एक सप्ताह 4 घंटे के लिए दिन में आती थी, गरीब आदमी रोजगार के लिए भटकता रहता था। आज उत्तर प्रदेश में निवेश भी आ रहा है, विकास भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी आ रही है। आज किसानों को भी हम बिजली फ्री में दे रहे हैं नलकूप चलाने के लिए। राशन की भी सुविधा, जो इनके शासनकाल में बेईमानी होती तो उस बेईमानी पर लगाम लगाने का काम किया, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। रोजगार के अवसर जो सपा की सरकार के समय जो भर्ती आयोग थे वो एक परिवार के आयोग बन करके रह गए थे। सूची लखनऊ से जाती थी और प्रतिभा को कुचल करके रख दिया जाता था। हमारी सरकार के समय में लगभग 6 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। कोई नहीं ये कह सकता किसी को एक पैसे की रिश्वत देनी पड़ी है। हमारी सरकार सुशासन देने वाली सरकार है, पारदर्शी सरकार है। जनता के मन में सरकार के कार्यों की जो सराहना है वह इस प्रकार से करते रहते कि आप भी कभी अपने जो रिपोर्टर हैं उनके माध्यम से अगर आप खबर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम जनता इस बात से खुश है कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई गरीब आदमी अब चिकित्सा के अभाव में पैसा नहीं है तो वो बीमारी से नहीं मर सकता, उसके इलाज की सुविधा होती है। हम लोग विधायक थे, सांसद थे, लोग पीने के पानी के लिए कि एक हैंडपंप हमारे यहाँ लगवा दिया जाए, लोग ऐसी डिमांड करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी विजनरी लीडर हैं, उन्होंने हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जो योजना देश को देने का काम किया, शायद विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो ऐसी योजना ला करके देने का काम किया। और प्रदेश में हम उसका इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं, नीचे तक उसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा सुशासन जी, ये सब आइडिया कहाँ से आता है आप लोगों को कि संभल में मुस्लिम बेल्ट में जो मंदिर है उसको झाड़ झंकार हटा के खुलवा देना है, कभी कुआं ढूंढ लेना है, कभी गाजी सलार मसूद के नाम पे जो मेला लग रहा है मुरादाबाद में उस पर रोक लगा दें, कभी संभल में लगा दें, कभी बहराइच में डिमांड हो जाए। एक तरफ इमरान मसूद हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद जो कह रहे हैं कि माँ शाकंभरी देवी के नाम पे स्टेशन का नाम रख दिया जाए, और आप हैं कि उनको कहते हैं कि चिमटे से भी छूऊंगा नहीं। मतलब इसके पीछे क्या है? मतलब यही 80 और 20 की राजनीति ही करनी है? इमरान मसूद जी का यह बयान भी, आप चूँकि सहारनपुर के सांसद के नाते उन्होंने संसद में यह मांग की है, मैंने भी सुना है, लेकिन उनके इतिहास के पन्ने भी खोल लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बयान दिया था, वो अगर याद नहीं है तो उसको याद करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था वो संसदीय भाषा में मर्यादित नहीं है। अगर उन्होंने मांग किया है तो केंद्र सरकार को विचार करना होगा, विचार करेगी। उनके मांग के आधार पर कोई यह निर्णय नहीं होने वाला है। लेकिन हमने फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया है, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया है, बहुत सारे अंबेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था कन्नौज का, जिसे समाजवादी पार्टी सरकार ने बदल दिया। आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते रहते, संविधान की बात करते हैं,
लेकिन उनका नाम बदल दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने फिर से उनको लोग तो सम्मान करने का काम किया। अलीगढ़ और भी कई ऐसे जिलों के नाम नहीं, अभी अलीगढ़ को लोग हरिगढ़ बनाना चाहते हैं। जो बनाना चाहते हैं मांग करेंगे, सरकार जो विचार करके निर्णय लेने की जरूरत होगी निर्णय भी लेगी। आपके एक बयान की याद दिलाता हूँ, हो सकता है आपको याद होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ। मैं उस दिन था, 6 महीने पहले की बात होगी, मुझे लगता है आप वहाँ पहुँच गए होंगे। आपने कहा था कि संगठन बड़ा है सरकार से। देखिए, जो बयान मैंने दिया है था, उस बयान का परिप्रेक्ष्य इतना रहता है कि देखिए, सरकार सरकार है, संगठन संगठन है, और सरकार और संगठन में कोई भेद, सरकार एक दूसरे के पूरक है। एक रथ होता है और रथ के 2 पहिए होते हैं, एक संगठन होता है, एक सरकार होता है। संगठन नहीं होता तो हम चुनाव कैसे लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते तो हम जीतते कैसे, जीतते नहीं तो सरकार कैसे बनती। तो हमारा मूल तो संगठन है, तो संगठन की बात करना कोई गलत नहीं है, और संगठन की बात, उस बात का मैं सदा समर्थन करता हूं। और हमारा संपूर्ण नेतृत्व भी संगठन को महत्व देता है, संगठन को सम्मान देता है। और संगठन की कोई भी बैठक होती, बड़ी बैठक हो, छोटी बैठक हो, मैं तो देखता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी सदा भाजपा कार्यालय आते हैं, कभी पार्टी को प्रधानमंत्री आवास नहीं बुलाते हैं। वो पार्टी कार्यालय में आकर के कोई भी बैठक होती है उस बैठक का हिस्सा बनते हैं, और हिस्सा बन करके उसमें अपना मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। मैं तो कई बैठकों में मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला है। तो संगठन का महत्व सदैव बड़ा है। मतलब संगठन बड़ा है सरकार से? देखिए, सरकार से बड़ा ही संगठन होता है, सरकार से छोटा संगठन नहीं होता है। संगठन के कारण सरकार बनती है, सरकार के कारण से संगठन नहीं बनता है। दोनों में तालमेल ठीक है? हाँ, एकदम बेहतरीन तालमेल है, और बेहतरीन तालमेल के बल पर ही अभी हम बाई इलेक्शन इतने हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती है 10 में से। तो यह संगठन के और सरकार के कामकाज और तालमेल का परिणाम है कि हम 10 में से 8 सीटें जीते। अभी कहीं भी जाइए ना तो एक सवाल सब लोग पूछते हैं कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो केशव प्रसाद नहीं बता सकता। नहीं, मैं वो आपसे ये सवाल नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी सवाल पर आ रहा हूँ। उससे पहले की जो चर्चा करते रहते हैं, आपके सामने भी लोग जाते हैं चर्चा, हम लोग भी जहाँ जाते हैं, फिर उसमें कहा जाता है कि भाई संघ की पसंद फलाने हैं, संगठन की तरफ से वो हैं। क्या ऐसा होता है कि इन तरह की चीज़ों में, टिकट वितरण में, इस सब में, चूँकि आप संघ की सहयोगी संस्था से लंबे समय तक जुड़े रहे, संघ का इस तरह का दबाव, हस्तक्षेप, इस तरह कुछ होता है क्या? ये विपक्ष की नासमझी के कारण से इस प्रकार की बयानबाजी होती है। आप सब मीडिया के मित्र उसको महत्व दे देते हैं और वो डिबेट में आ जाता है, चर्चा में आ जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकानेक स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में हैं। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, भाजपा के संगठन मंत्री थे। वो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं जो इस तरह के सवाल करते हैं, विशेष तौर से मैं चाहे श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव या जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और भाजपा पर इस प्रकार के सवाल उठा करके बातें किया करते हैं, उनसे जरूर मैं चाहूँगा 1 वर्ष नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं। ये किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी? मैं श्री राहुल गांधी को भी कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी को भी कह रहा हूँ कि वो शाखा में जाए तो उनको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने से क्या संस्कार मिलते हैं। वो कभी अगर 1 वर्ष नियमित रूप से शाखा में ये दोनों चले जाएं तो कभी भाजपा के विरोध में नहीं होंगे, कभी संघ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर वो भारत माता की जय बोलेंगे, सोनिया माता की जय नहीं बोलेंगे। आपने क्या बोला ये पता है? आपने कहा कि दोनों को सलाह दी कि संघ की शाखा में जाए। मैं तो सलाह दे ही रहा हूँ, अगर उनको सही संस्कार पाने हैं, सही में देश की सेवा करनी है, तो कम से कम 1 वर्ष नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए। वहाँ केवल नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि यह संघ की प्रार्थना ही नहीं होती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत चीज़ें समझने को मिलती हैं। देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला अगर कोई संगठन है, और विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो 100 वर्ष अपने पूरा कर चुका है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। विभिन्न क्षेत्र में कहीं भी आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए, संघ का हस्तक्षेप नहीं होता होगा, संघ से परामर्श लेते होंगे ना टिकट वितरण और ये सब चीजों में? ये सब मीडिया की कल्पना है, ये मतलब हमारे विपक्षी नेताओं की कल्पना है। संघ से कोई जरूरत होती है तो मार्गदर्शन लेना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन इस प्रकार की डिबेट का कोई विषय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है, समाज सेवा के लिए समर्पित संगठन है। देश की सुरक्षा को लेकर के अगर जरूरत पड़ती है तो अगर बलिदान भी देना पड़ेगा, तो जैसे एक सेना के हमारे वीर जवान अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं,
वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी अगर देश हित के लिए उनको अपना बलिदान भी देना पड़ेगा तो कभी पीछे नहीं रहेंगे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके बारे में श्री राहुल गांधी जी या श्री अखिलेश यादव जी बहुत अल्पज्ञानी हैं, इसलिए इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देते हैं। इसीलिए मैं उनको सलाह देता हूं कि संघ की शाखा में जाए, वहाँ रोक नहीं है कि वो कांग्रेस वाला है, वो सपा वाला है, वो बसपा वाला है, वो टीएमसी वाला है, वो रजत वाला है। वहाँ रजत बन करके नहीं जाइए, संघ के स्वयंसेवक बन करके जाइए। मैंने देखा कि आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं, मायावती जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैं सपा बसपा कांग्रेस सबको कह रहा हूँ। मतलब उनको, आपको लगता है कि बीएसपी कोई ताकत ही नहीं है क्या यूपी में? मैं तो विपक्ष में जो भी हैं सब एक हो जाएंगे तो भी हम, अभी सपा बसपा के गठबंधन के खिलाफ हम चुनाव जीत चुके हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ हम चुनाव जीत चुके हैं। मैंने बताया 2024 का लोकसभा चुनाव अगर एक एक्सीडेंट की तरह हम लोग मानते हैं कि हमारी चूक थी, कहाँ हमारी कमी रह गई, उसको हम लोगों ने समीक्षा किया है और सुधार भी लिया है। 2027 में जो सुधार किया उसका परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा, देश को देखने को मिलेगा, प्रदेश को देखने को मिलेगा। जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। एक सवाल और था, आप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 साल आप लोग साथ हैं, आप कह रहे हैं कि हैट्रिक भी लगाएगी बीजेपी। विपक्ष दो तरह की चीज़ें बार बार उठाता रहता है, नैरेटिव जो है, एक तो दिल्ली वर्सेस लखनऊ की बात है, फिर आपकी और योगी जी की भी कहानी कहते रहते हैं, है क्या? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 8 वर्षों से हम सरकार का हिस्सा हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब हम राजनीति में नहीं थे तब भी गोरक्षपीठ के साथ हमारे संबंध थे, चूँकि हम विश्व हिंदू परिषद के काम में थे, और आज भी हमारे अच्छे संबंध हैं। कोई भी बात हम लोग कहते हैं या मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर से बताता हूं तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई मेरे द्वारा बताए गए काम को ना नहीं किया है, वो काम को किया है। इस प्रकार के दुष्प्रचार के अलावा, जैसे समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है और केवल अपने परिवार को बढ़ाती है, गुंडों अपराधियों माफियाओं को बढ़ाती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं हमारे खिलाफ। हमारे पास सामाजिक समीकरण का शानदार गुलदस्ता है। अगर एक संत के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो मैं तो स्वयंसेवक हूँ, तो स्वयंसेवक कोई जाति की सीमा में नहीं होता, लेकिन संपूर्ण पिछड़े वर्ग के या चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग समझते हैं कि कोई हमारी समस्या होगी तो हम मुख्यमंत्री जी के पास अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो केशव जी के पास पहुँच जाएंगे, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी उनके पास पहुँच जाएंगे, हमारे मंत्रिपरिषद के साथी उनके पास पहुँच जाएंगे। तो बेहतरीन तालमेल है, अच्छे से हमारी सरकार चल रही है, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और दिल्ली लखनऊ के बीच में टकराव नहीं है, ये टकराव श्री अखिलेश यादव जी के केवल दिमाग में है और वो टकराव देखते रह जाएंगे लेकिन उनको कुछ नहीं हासिल होगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत बहुत धन्यवाद के धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब दिए और अपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी पर कॉन्क्लेव में अगले सेशन का सिलसिला जारी रहेगा।